हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक मार्केट ऑन द गो। जैसे कि हम लोग बहुत बड़े गैप के बाद मिल रहे हैं, इस दौरान मुझे शायद यूट्यूब वीडियो बनाने का मौका भी नहीं मिला, या फिर शायद मेरा इतना मूड भी नहीं था कि कुछ मेरे पास ऐसा नया मटेरियल नहीं था जो मैं आपको बता पाऊँ। आज का जो ये वीडियो है ये लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हमें एक हेज लेना था पर्टिकुलर इवेंट के लिए, जो इलेक्शन इवेंट था। इलेक्शन इवेंट में मैंने खुद ने अदानी एंटरप्राइजेस के पुट्स खरीदे थे। मैं इस बात के लिए श्योर था कि अगर मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो डेफिनेटली पूरा मेरा पोर्टफोलियो आगे बढ़ेगा और मेरे जो पुट्स के पैसे हैं वो डूब जाएंगे, और अगर मार्केट टूटा तो मेरे ये पुट्स के जो पैसे हैं वो मेरे जो भी लॉसेस है उसको कवर कर देंगे, पुट्स में जो मेरा प्रॉफिट होगा उससे। सेम वही हुआ। मैं इलेक्शन के एक दिन पहले तक करीब मेरे जो पुट्स थे उसमें 50% लॉस में चल रहा था, और जैसे ही रिजल्ट लगा तो मेरे पुट्स जो थे वो कम से कम 5 to 6 टाइम्स उसके पैसे बन गए। लकी मैं इसलिए रहा कि मैं सेकंड डे के लिए रुका नहीं। मैंने दोपहर इलेक्शन रिजल्ट्स के दोपहर को 1 बजे सारे पुट्स कवर कर लिए। अच्छा खासा पैसा मेरा बन भी गया। ये लक का पार्ट था, क्योंकि अगर आइडियली रुकता था तो मैंने 2-3 दिन और रुकना चाहिए था, पर ये लक का पार्ट था कि मैं उसी समय निकल गया। समहाउ मुझे कोई तो ऐसा इंट्यूशन आया कि नहीं यार, जितना मिल रहा है उतना ले लो, मार्केट ज़्यादा नहीं गिरेगा, और मैं वहीं से बाहर निकला। वो पैसा मैंने सेम डे मेरे सारे पोर्टफोलियो स्टॉक्स में लोअर रेट में इन्वेस्ट कर दिए, और अब वो जो पोर्टफोलियो है वो भी वहाँ से 10-12% ऊपर चल रहा है। तो ये एक जो इवेंट था वो काफ़ी लकी इवेंट हो गया। हाँ, मैंने जो सोचा था वो मैंने सोच समझ के किया था। पुट्स मैंने कोई लक से नहीं खरीदे थे, पुट्स मैंने सोच समझ के खरीदे थे। हाँ, लेकिन वो जो एग्जीक्यूशन हुआ उस दिन वो थोड़ा सा लकी रह गया, क्योंकि उसके बाद से जो मार्केट रिकवर हो रहा है तो वो कंटिन्यूसली हाई पर हाई ही लगा रहा है। और जैसा अभी आपको सबको दिख रहा है कि मार्केट एक न्यू ऑल टाइम हाई पे रोज चढ़ रहा है। पिछले 4-5 दिन से ऑल टाइम हाई रोज टच कर रहा है। यानी निफ्टी न्यूज़ पेपर में हर रोज ये न्यूज़ आ रही है कि निफ्टी हिट्स ऑल टाइम हाई, निफ्टी हिट्स ऑल टाइम हाई। बट अब ये मेरे लिए ना थोड़ा सा चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि ऐसी न्यूज़ रेगुलरली न्यूज़पेपर में आना, तो अपना हर चीज़ सही है। गवर्नमेंट भी बन गई है, भले रोते रुलाते बने लेकिन गवर्नमेंट बन गई है, कंटिन्यूटी आ गई है मार्केट्स में, सब चीज़ें अच्छी चल रही है। और जब सब चीज़ें अच्छी चलती है ना, तभी शायद करेक्शन स्टार्ट होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो फिर भी ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू कीप माई मनी आउट ऑफ माई स्टॉक्स। वो मेरे जो पैसे लगे हैं वो मैं जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तभी मैं उसमें से जो पोर्शन बेचना है वो बेच के वो पैसे निकालता हूँ। जब तक मुझे ज़रूरत नहीं है मेरे सारे पैसे हमेशा स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहते हैं। तो वो अभी भी है, आई एम 100% इन्वेस्टेड इवन राइट नाउ। और जैसे बोलता हूँ मैं कि हर महीने मेरा एक पर्टिकुलर बजट रहता है जो मैं फिर से मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन इस बार मैं अगले 6-7 महीने के लिए अभी री इन्वेस्टमेंट या कुछ नया इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट मैं नहीं करूंगा। जो पोर्टफोलियो में पैसे बने हैं उसको वैसे के वैसे रखा हुआ है और वेट करूंगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी मार्केट थोड़ा ग्राइंडिंग हो सकता है। यानी मार्केट में ना ऊपर की मूव आएंगी ना नीचे की मूव आएंगी। ऊपर की मूव इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि अभी मार्केट ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, तो अभी और ऊपर जाने के चांसेस ज़रा कम लग रहे हैं। और नीचे की मूव इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि बहुत सारा रिटेल अभी भी पैसे लेके खड़ा है कि जहां मार्केट थोड़ा नीचे मिले तुरंत पैसा लेके तैयार हो जाते हैं। देखो, एफआईआई कंटिन्यूसली बेच रहा है लेकिन मार्केट नहीं गिर रहा है। इसका क्या कारण है? क्योंकि रिटेल से बहुत पैसा आ रहा है अभी भी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी, डीआईआई जो है वो भी सारे एसआईपी के पैसे डाले जा रहे हैं अकाउंट। तो वो उस जो सेलिंग है एफआईआई की उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा बाइंग में आ रहा है, इसलिए मार्केट नहीं गिर रहा है। बट वैल्यूएशन सब उतने अच्छे तो दिख नहीं रहे हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ेंगी आपको अगर कोई अच्छा शेयर ढूंढना है कम वैल्यूएशन पे, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। इसलिए अभी फिलहाल बहुत अच्छा तो एटमॉस्फेयर नहीं है फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए। बस अपने जो पहले पुराने से पड़े हुए पैसे हैं, जो लगे हुए हैं, उसको बस वैसे के वैसे लगे रहने देना है और वेट एंड वॉच करना है। मेरे ख्याल से 5-6 महीने के बाद एक अच्छा मौका ज़रूर आएगा, जब ये ग्राइंडिंग खत्म होंगी और मार्केट में थोड़ा सा सैनिटी वापस आ जाएंगी और कुछ शेयर्स जो है वो अच्छे रेट में मिलने लगेंगे। तो तब तक मेरे जो भी अभी एसआईपी के पैसे हैं, एसआईपी बोले तो जो मैं पैसे हर महीने इन्वेस्ट करता हूँ, वो मैं अभी धीरे धीरे जमा करूँगा, बिल्डअप करूँगा। अगले 6-8 महीने तक पैसे इकट्ठा करके 6-8 महीने के बाद प्लान करेंगे। नेक्स्ट ईयर ही समझ के चलो, नेक्स्ट ईयर ही प्लान करेंगे इन्वेस्ट करने का, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट अभी साइडवेज या थोड़ा हल्का करेक्शन के साथ चलते रहेगा। क्योंकि जब तक ये जो फेड इंटरेस्ट रेट कट वगैरह आता नहीं है तब तक मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आएगा ऐसा लगता नहीं है। तो ये रहा मार्केट की बात। दूसरी बात आज जो हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो हम लोग ये सीखने वाले हैं कि आपको कंपनी सिलेक्शन करते वक्त प्राइस टू अर्निंग का ध्यान कैसे रखना है।
देखो लोग ना मेरे पास जो भी लोग आते हैं, जो भी कुछ कोई चीज़ें खरीदने आगे बढ़ते हैं, जो भी लोग मेरे से बातचीत करते हैं, तो मैं जनरली किसी से ज़्यादा बातचीत करता नहीं हूँ। मैं जो भी मेरी राय है मेरे यूट्यूब वीडियो में ही डालता हूँ। पर्सनली 1 to 1 में किसी से भी कुछ भी नहीं बताता ना, मैं मेरे कभी शेयर्स के नाम किसी को बताता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसे नाम बताने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। तो उन लोगों का कैसा एटीट्यूड है कि अरे ये अदानी के शेयर्स है, ये बहुत बढ़िया ऊपर बढ़ रहे हैं, अदानी एंटरप्राइजेस खरीदते हैं, अदानी पोर्ट्स खरीदते हैं, अदानी गैस खरीदते हैं, या फिर जो भी ऊपर भाग रहे हैं ना उसके पीछे भाग रहे हैं। वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे कि उसका प्राइसेस टू अर्निंग क्या है, किस वैल्यूएशन पे वो मिल रहे हैं, उसको लेना है या कोई दूसरे सेफ शेयर को लेना है, इसके बारे में वो बिल्कुल वरीड ही नहीं है। तो ऐसे मामले में ही मुझे लगता है कि शायद कुछ मुझे ये जो बात बतानी है, इसलिए मैं आज ये बात आप सबको बता रहा हूँ। अगर वो लोग भी शायद देख रहे होंगे तो उनको भी वो उसका कुछ मतलब पता चल जाएगा। तो प्राइस इज टू अर्निंग जो रेशो है ना, वो आपको ये बताता है कि वो पर्टिकुलर की जो शेयर प्राइस है उसमें से कितना उसका अर्निंग हो रहा है। यानी अगर कोई शेयर 1000 रुपीज़ का है और अगर उस कंपनी के प्रॉफिट जो है उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने के बाद एक जो अमाउंट आ रही है अर्निंग पर शेयर की, अगर वो 100 रुपये है तो इट्स स्टिल बहुत सस्ता मिल रहा है। उसका प्राइसेस टू अर्निंग 10 है। अब तो ऐसे शेयर्स मिलना ही मुश्किल हो गया है, और ये 10 का पीई पे मिल रहा है शेयर। लेकिन अब आपको दूसरी चीज़ ये भी देखनी पड़ेगी कि उसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं। कहीं वो स्टैग्नेंट शेयर तो नहीं है जिसमें कोई ग्रोथ ही नहीं होने वाली है। तो जिसमें ग्रोथ नहीं होने वाली है उसको लिए 10 का पीई भी बहुत है। लेकिन ऑब्वियसली हम लोग पहले स्टेज पे ही ये चीज़ देखते हैं कि हमको जो शेयर्स खरीदने हैं, जो भी कंपनी हमको लेनी है, वो ऐसी लेते हैं हम लोग कि जिसमें कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिखे। तो हम लोग इस बात को एक मैंडेटरी पकड़ के चलते हैं कि भैया हम 15 से 20% ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। हम लोग कंपनियां या सेक्टर्स ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें 15 से 20% का एक सेकुलर ग्रोथ चलता रहेगा 10-15 साल के लिए। ये तो हमने पहला पैरामीटर फिक्स कर लिया। अब ये पैरामीटर फिक्स होने के बाद फिर प्राइसेस टू अर्निंग का वैल्यू आता है। देखो अभी 15 से 20% की ग्रोथ आपने एक्सपेक्ट कर ली है। अब 15 से 20% ग्रोथ के शेयर को तुम कितना का पी दे सकते हो? तो मेरा पर्टिकुलर ये मानना है कि डिपेंडिंग ऑन द कंपनी हम लोग 35 से लेके तो 50 तक का पी दे रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर हम लोग 100, 125, 150 का पी दे रहे हैं तो वो एग्जॉर्बेंट है और वहाँ पे फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो बहुत आप लोग डबल के रेट में खरीद रहे हैं वो चीज़, और वो डबल के रेट की चीज़ आपकी कुछ ज़्यादा आपको प्रॉफिट देने वाली है नहीं, और फंस गए तो आपके पैसे लेके भी जा सकती है। तो ये मेरा एक सूत्र आप पकड़ के चलो कि प्राइस इज टू अर्निंग रेशो 35 to 50 इज द मैक्सिमम। यानी ये 35-50 के बैंड के बाहर नहीं चाहिए प्राइस इज टू अर्निंग रेशो। अगर आपकी कंपनी 15 से 20% का सेकुलर ग्रोथ हर साल टू साल देने की क्षमता रखती है, तो अगर उसका जो ग्रोथ है वो 5-10% का है तो फिर तो 35 से 50 का भी पी उसको देने की ज़रूरत नहीं है, वो तो 10-20 के पी पे ही ठीक है। लेकिन अगर वो 15% से 20% का ग्रोथ दे रही है तो उसको हम एक 35 से यानी 35 से लेके 50 तक का पी बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनी उस रेट के वैल्यूएशन पे ही तुमको मिलेंगी। अभी थोड़े वैल्यूएशन कंसर्न्स है, इसलिए सारी कंपनियां जो है वो 70 के पी पे 60 के पी पे मिल रही है। टिपिकली जो आपकी कंज्यूमर रिलेटेड कंपनीज है, कंज्यूमर कंपनीज आपको अगर 35 से 50 के पी पे मिल रही है जिसमें 15 से 20% का ग्रोथ मिल रहा है तो आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर वही कंपनी आपको 80, 90, 100, 110 के पी पे मिल रही है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, वेट कीजिए, मार्केट करेक्ट होगा या आपको कंपनी ज़रूर 50 के पी तक के 40 के पी तक के मिल जाएंगी। उस समय शांति से इन्वेस्ट करना है। तब तक जो भी पैसे है वो अपने पास बने रखिए, आपके इसमें आरडी बना के रख दीजिए। वो आरडी के जो भी पैसे रहेंगे वो बाद में आपको मिलेंगे, तब इन्वेस्ट कर देना। तो ये मेरा आज का सूत्र था, बहुत सिंपल, बहुत ही साधारण और एकदम सिंपल सूत्र था ये। ग्रोथ 15 से 20%, बिजनेस जो है वो सेक्युलर ग्रोथ वाला, साइक्लिकल बिजनेस नहीं लेना है। और दूसरी बात, उसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि भैया मेरा इंट्यूशन क्या बोलता है कि ये बिजनेस जो है ये कैसे ग्रो हो सकता है। जैसे देखो एक आधी कोई बैग्स की कंपनी होंगी, जैसे सब पकड़ के चलो ट्रैवल बैग की कंपनी। अब ट्रैवलिंग सेक्टर जो है वो बढ़ते ही जाने वाला है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में कैपेसिटी बढ़ रही है, लोग बहुत ज़्यादा घूमने जा रहे हैं और टूरिज्म यहाँ से कभी कम नहीं होने वाला अनलेस अनटिल कोई कोविड लाइक इवेंट आ जाए। लेकिन वो भी इवेंट में सिर्फ टेम्पररी ब्लिप आया था, उसके बाद फिर से वो टूरिज्म स्टार्ट हो गया। तो टूरिज्म जो है वो बढ़ने ही वाला है। तो ऐसे जगह पे ट्रैवल बैग की कंपनियां जो है वो एक्सपेक्ट करके चलो कि 15 से 20% सेकुलरली ग्रोथ होंगी। अब आपको ट्रैवल बैग की कंपनियां ढूंढनी है जो 35 से 50-55 के पी तक मिल रही है। अगर ऐसे आपको नहीं मिल रही है तो वेट करो, आएंगे वो, उस रेट में भी आएंगे वो।
जब आएंगे तब उसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू करना। तो ये एक टिपिकल एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल, कोई स्टील कंपनी है। अब स्टील की कंपनी में ना सेक्युलर ग्रोथ ही नहीं होती, उनका साइक्लिकल ग्रोथ रहता है। तो अगर आपको 50% का भी ग्रोथ दिख रहा होगा पिछले 3 साल का, तो आगे जाके वो 10% या 5% या 0% या माइनस भी जा सकता है। तो ऐसे कंपनियों में कोई गारंटी नहीं है, तो ये कंपनियों को तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है हाई पी पे। ये कंपनियां आप तब लीजिए जब ये पूरी पिट चुकी है। कोई भी बियर मार्केट के साइकिल के बॉटम में आप स्टील कंपनियां उठा लीजिए, आपको उसके बाद अच्छा गेन मिल जाएगा। लेकिन अभी नहीं ले सकते। हाई टॉप पे स्टील कंपनियां लेना, कमोडिटी कंपनियां टॉप पे लेना, मार्केट में ऑल टाइम हाई पे लेना, ये बहुत रिस्की है। तो ये सिंपल सूत्र मैंने बताया आपको। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 35:50, growth should be 15-20, sector should be secular growth, consumers are generally secularly growing companies, consumer durables है, कंज्यूमर सारे कंज्यूमर रिलेटेड जिसमें डायरेक्टली कस्टमर खरीद रहा है चीज़। कोई कंपनी B2B बिजनेस नहीं हो रहा, सारी बिजनेस जो है वो B2C हो रहे हैं। अब कस्टमर कुछ भी खरीदे, खाने की चीज़ें खरीदे, कपड़े पहनने के खरीदे, घर में कोई चीज़ें खरीदे, AC खरीदे, TV खरीदे, फ्रिज खरीदे, कुछ भी खरीदे, वो सभी कंज्यूमर में पकड़ा जाएगा। तो ये मेरा सिंपल सूत्र था। तो मेरे ख्याल से आज का जो वीडियो था एक अपडेट वीडियो था, आपको शायद पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, आपको रेगुलर वीडियोस चाहिए है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपके कोई कमेंट्स होंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसके जवाब देने की। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो में से आपसे विदाई चाहता हूँ और फिर मिलेंगे अगले नए फ्रेश वीडियो के साथ कुछ ही दिनों में। थैंक यू।